इसके अन्य राज्यों में दलितों के साथ अत्याचारों की संख्या बढ़ी। अब उत्तर प्रदेश में वो धीरे धीरे तेजी के साथ में दलित उत्पीड़न की घटनाएं रिकॉर्ड हो रही हैं। यहाँ तक कि आपका यूपी का बिल्कुल क्रीम समझे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर भी सुरक्षित नहीं है। इन घटनाओं के पीछे बीएसपी का कमजोर होना प्रमुख कारण है। और कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि वो सही लाइन को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये कष्ट की बात है कि वो सोने और पीतल में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। आज जरूरत ये है कि हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, हमको ये याद रखना चाहिए कि यदि हमारी राजनीतिक लाइन सही नहीं है तो हमारी दिशा भी सही नहीं है। हमको अपनी पॉलिटिकल लाइन ठीक करनी पड़ेगी। आज हम जिस लायक हुए हैं वो मान्यवर कांशीराम साहब के त्याग, बलिदान और उनकी कुर्बानी की देन है। उन्होंने जिस आंदोलन को जन्म दिया, जिस आंदोलन को उन्होंने परवान चढ़ा, वो आंदोलन यदि आगे नहीं बढ़ा, उसको हम आगे नहीं ले जा पाए तो निश्चित तौर पर हमारी आने वाली पीढ़ियों को बुरा दिन देखने को मिलेगा। उन्होंने हमको पीतल और सोने में फर्क करना सिखाया। मान्यवर कांशीराम साहब ने हमको काम करना सिखाया। उन्होंने हमको सिखाया कि अपने आप को, अपने समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हमको किस तरीके से काम करना पड़ेगा। उन्होंने हमको बताया कि आप भी ताकतवर बन सकते हो, आप भी अपनी गरीबी को, मुफलिसी को ठोकर मार सकते हो। उन्होंने बताया कि हमको अपनी दीवारों पे लिख लेना है कि हमको इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है। उन्होंने बताया कि सरकारी शक्ति, सत्ता बहुत बड़ी ताकत रखती है, उसके माध्यम से आप अपनी सारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर सकते हो। तो उन्होंने जो हमको बताया, उन्होंने हमें हमारी जड़ों से परिचित कराया। उन्होंने हमें इस देश के 85% लोगों को उनकी मूल संस्कृति से उन्होंने रूबरू कराया। उन्होंने हमें हमारा इतिहास खोज के दिया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी जैसी चीजों से हमें परिचित कराया। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन को सही अर्थों में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने ही बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन संघर्ष करने के बाद भारत के संविधान में जो हमको हक दिए हैं, उनसे हम कैसे अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। जो वोटिंग राइट दिया है, जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट दिया है, उसको हमको कैसे आगे लेकर के जाना है। तो मान्यवर कांशीराम साहब इस मामले में वो शिखर पुरुष हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि मान्यवर का दूसरा, बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। तो ये सब हम उनके बारे में बोलते सुनते चले आए और धीरे धीरे बड़े हुए। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सपना देखा, ये फिल्मी बात जो फिल्मों में देखने को मिलती थी, उन्होंने उसे हकीकत में बदला। बहन मायावती जी जीता जागता उदाहरण है, जो तैयारी कर रही थी आईएएस की। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि एक आईएएस को तो अपने पॉलिटिकल जो लीडर होता है, जो मिनिस्टर होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो पीएम होता है, उनके सामने जाकर के बोलना होता है कि हुजूर मुझे क्या काम करना है, मुझे बताइए। तो आपको तो आईएएस लोगों से काम लेना है, ऐसा बनना है। तो उनकी मान्यवर कांशीराम साहब के साथ बहन मायावती जी ने भी इस मिशन मूवमेंट में अपना कदम आगे बढ़ाया और वो उनकी सच्ची उत्तराधिकारी बनी। उस आंदोलन को आज बहन मायावती जी अपने खून पसीने से सींचने का काम कर रही हैं। उसी आंदोलन में बहन मायावती जी जब आगे चली तो उन्होंने 18-20 वर्ष की आयु में क्या कुछ नहीं झेला, क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ त्याग नहीं करा। उन्होंने एक महिला होकर के इस देश में मुकाम हासिल करना कितनी मुश्किल बात है, ऊपर से दलित महिला होकर के मुकाम हासिल करना उससे भी बड़ी मुश्किल बात है। तो उस दौर से इस आंदोलन को खड़ा करके ऊपर लेकर के आने का जिन्होंने काम किया है, ऐसे महापुरुषों को सत सत नमन वंदन। हम सारे साथियों से एक निवेदन करेंगे
मौके पे हम लोग अब थोड़े से ज्यादा होशियार हो रहे हैं, और ज्यादा होशियार होने का नतीजा है कि हम फेल हो रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक ओवर कॉन्फिडेंस छात्र हमेशा फेल होता है। वो बहुत होशियार भी होता है, लेकिन इसी होशियारी को उसको दम्भ होता है और वो पेपर में बेफिक्रा हो जाता है या दूसरे के काम करने लग जाता है और वो खुद कुछ नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। आज हमारे बहुत से युवा पढ़ के लिख करके वकील बने, इंजीनियर बने और भी नेता भी बने हैं, तमाम संस्थाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि वो सही लाइन को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये कष्ट की बात है कि वो सोने और पीतल में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। आज जरूरत ये है कि हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, हमको ये याद रखना चाहिए कि यदि हमारी राजनीतिक लाइन सही नहीं है तो हमारी दिशा भी सही नहीं है। हमको अपनी पॉलिटिकल लाइन ठीक करनी पड़ेगी, और वो पॉलिटिकल लाइन है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसीराम साहब ने इसको जन्म देने का काम किया, इसको खड़ा करने का काम किया, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देकर के एक बड़ा वृक्ष बनाने का काम किया। बीजेपी कांग्रेस के बाद अभी भी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत है। इस ताकत को कमजोर करने के लिए विरोधी लोग हर तरीके से काम कर रहे हैं, और हमारे लोग भी ये कहते हैं कि भाई आप मिशन की बात करो, बसपा की बात मत करो। मिशन की बात करो, बीएसपी की बात मत करो। मैं ये कहता हूं कि यदि बीएसपी ना होती तो हमको मिशन की भी एबीसीडी शायद आज हमको पता नहीं होती, क्योंकि इस मिशन को मेरे अनपढ़ पिता तक पहुंचाने का काम किसने किया? बीएसपी ने किया। इस मिशन को मेरे अनपढ़ भाइयों तक पहुंचाने का काम किया बीएसपी की नेता बहन मायावती जी ने किया। आज हम पढ़ लिख गए तो हम बोलते हैं कि मिशन की बात करो, बीएसपी की बात मत करो। बीएसपी के बिना कोई मिशन नहीं चल सकता। ध्यान दे लो, एक बीटी एक्ट बना बिहार में, उससे अभी भी मायावती टेम्पल गवर्न हो रहा है, जहां 5 अन्य संप्रदाय के लोग बौद्ध संप्रदाय के मंदिर को लीड कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी आपकी सरकार बन गई होती तो सबसे पहले क्या खत्म किया जाता? बीटी एक्ट खत्म किया जाता। हमें समझ लेना चाहिए कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे बिना क्या राष्ट्रीय दलित स्मारक बनाया जाना संभव था? क्या पूर्ण बहुमत की सत्ता होने के बाद भी ये प्रेरणा स्थल बनने में कितनी कठिनाई आई आप लोगों को नहीं पता होगा। हम नोएडा के रहने वाले, हम देखते थे कि इसमें हाई कोर्ट भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, एनजीटी भी आ गई। ये किसी तरीके से ना बने, इसके लिए बहुत 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 जो लोगों ने चाल चली, लेकिन ये हौसला था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही थी। उन्होंने तय किया था कि हमको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत पड़ने वाले नोएडा की बॉर्डर पर राष्ट्रीय दलित स्मारक बनाना है, तो उन्होंने बनाया। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के नियमों को भी उन्होंने सामना किया, एनजीटी का भी सामना किया। हम देखते थे कि दिन में काम बंद रहता था और रात पर यह काम चलता था। तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आज जब से बहुजन समाज पार्टी के बारे में 2 बात कही जाती है। बीएसपी का जन्म हुआ कब हुआ? जब देश में दलित, शोषित, पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचारों का बोलबाला था। जब अत्याचार बोले बहुत ज्यादा हो रहे थे और बीएसपी जैसे जैसे ऊपर बढ़ी तो धीरे धीरे अत्याचारों में कमी आती गई। जब बीएसपी उत्तर प्रदेश में फुल फ्लैश गवर्नमेंट लेकर के आई तो अन्य जो मनुवादी लोग थे वो ये कहते थे कि इन 80 लोगों से बच के चलना, ये 11,000 की लाइन है, 11,000 की लाइन। आपने इनको छेड़ा तो आपके बुरे दिन आ जाएंगे। अत्याचार बिल्कुल सीमित हो गए। ददुआ ठोकिया जैसे गुंडे उत्तर प्रदेश से मारे गए, भगाए गए। ये काम हुआ जब बीएसपी ताकतवर बनती चली गई। लेकिन आज क्या देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ये खत्म हुआ, देश में इसमें कमी आई। लेकिन जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी का फॉल डाउन शुरू हुआ तो पहले तो देश के अन्य राज्यों में दलितों के साथ अत्याचारों की संख्या बढ़ी। अब उत्तर प्रदेश में
वो धीरे धीरे तेजी के साथ में दलित उत्पीड़न की घटनाएं रिकॉर्ड हो रही हैं। यहाँ तक कि आपका यूपी का बिल्कुल क्रीम समझे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर भी सुरक्षित नहीं है। इन घटनाओं के पीछे बीएसपी का कमजोर होना प्रमुख कारण है। अगर हमको अपने बच्चे सुरक्षित चाहिए, बहन बेटियां सुरक्षित चाहिए, जो स्कॉलरशिप खत्म हुई है, जो फीस प्रतिपूर्ति जीरो कर दी गई, आपके छात्रों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए गए, आपके ग्रेड 4 की सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी गई। यदि आप चाहते हो कि आपकी आर्थिक मुक्ति, सांस्कृतिक आंदोलन और एजुकेशन एज इट इज बना रहे और दलित उत्पीड़न से भी आपको मुक्ति मिले, तो क्या करना होगा? बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा।